आपने डियर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जब फाइनल रिजल्ट आया कितने नेगेटिव वो थोड़ा सा बताइए। मैंने मेंस में 153 अटेम्प्ट करे थे, 153 में से आउट ऑफ 30 मेरे नेगेटिव थे और बाकी मेरे राइट थे, मतलब चलो आएगा। तो जुलाई के बाद मेरे पास 3 महीने थे, मैंने 3 महीने में ये तैयारी करके नोट्स निकाला है। बहुत हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल नर्स लड़ा प्रेपर में। जग गुप्ता नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई देता हूं इस नई शख्सियत को जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 80 और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी रैंक सिक्योर की है। आप सभी को पता है कि मैं इस एक्सपर्ट टॉक की सीरीज में बहुत सारे नए ऐसे महानुभाव या बहुत अच्छे जो रिनोन टीचर्स हो गए, बहुत अच्छे जो अपनी नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग फैकल्टी में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सबको आपके साथ जोड़ रहा हूँ। तो इसी क्यों में एक और शख्सियत को मैं आपके सामने जोड़ रहा हूँ। नॉर्सेट 9 जो आपका एग्जाम लगा उसमें ऑल इंडिया रैंक 80 इन्होंने अचीव की है बिना कोई कोचिंग के, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने अपना सिलेक्शन एस्टैब्लिश किया है। तो मैं थोड़ा सा इन्हीं से चाहूंगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली बताएं। डियर आप। गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो देता हूँ। माई सेल्फ तिलक शर्मा। मैंने मेरा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से चालू किया था, जो मैंने जयपुर से किया है। मैंने मेरा कोर्स एनरोल 2020 से चालू किया था और 2025 में मेरा कोर्स खत्म हुआ है और जुलाई में मेरा रिजल्ट आएगा। तो जुलाई के बाद मेरे पास 3 महीने थे, मैंने 3 महीने में ये तैयारी करके ये नोट्स एग्जाम निकाला है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। इसी में मैं एक सवाल जो हर एक स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जब आप बीएससी नर्सिंग वाले फेज में आए तो क्या आपके मन में ये कहीं ख्याल नहीं आया कि यार मैं ट्यूटरशिप में चला जाऊँ या फिर मैं एमबीबीएस कर लूँ या फिर क्यों मैं क्लिनिकल्स के इर्द गिर्द ही घूमूं? क्या फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ सवाल थे आपके जो फोर्थ ईयर तक आते आते आपको क्लिनिकल्स की तरफ आपका रुझान हो गया? फर्स्ट ईयर में क्या ख्याल थे और फोर्थ ईयर तक आते आते कितना कुछ चेंजेज हुआ उन सारी चीज़ों में? सर मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो इसी में गया कि मुझे एमबीबीएस करना था, मुझे नर्सिंग नहीं करना था। लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे नोट सेट क्रैक करना है या फिर कोई टीएसएसबी वगैरह क्रैक करना है। मैंने जस्ट रैंडम मेरी मेहनत जारी रखी क्योंकि मेरे को बस जस्ट नॉलेज ही गेन करना था। और जैसे जैसे मैंने नॉलेज गेन किया, जैसे मेरा फोर्थ ईयर आया तो फोर्थ ईयर में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई ऐसे एम्स का पेपर लगता है, एक नोट सेट का पेपर होता है, फिर एक रेलवे का बताया मुझे कि एक रेलवे का पेपर होता है, तो भाई इसमें ट्राई कर। तो मैंने ट्राई किया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने पिछले 3 महीनों में मतलब मेहनत की थी। तो मैंने मतलब इसमें लगा कि मेरे को शायद होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं फर्दर वैकेंसीज के लिए जाऊंगा। बाकी मेरा तो यही था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो कि चलो ठीक है अपने एक कोर्स में है, बाकी ऐसा इतना कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे नोट सेट ही क्लियर करना है। ओके, तो ये कब आपने अपनी प्रिपरेशन जो अपनी जब आप नर्सिंग फील्ड में आए, आपके फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, तो कब ऐसा मन में ख्याल आया कि यार नहीं यार अब मुझे नॉट सेट के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए और मुझे अपनी तैयारी के लिए ना खुद को झोंक देना चाहिए? जब मेरा फोर्थ ईयर चालू हुआ था, तो मेरा जब फोर्थ ईयर में जब मैंने ओबीजी पढ़ना चालू किया, तब मुझे फील हुआ कि अपन जब इस फेज में लास्ट फेज पे आ गए हैं तो क्यों ना इसे एक बार अपन खत्म ना कर दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार अपन नोट सेट की तरफ अटेम्प्ट करते हैं। फिर मैंने वहां से थोड़ा मतलब तैयारी करना चालू किया और फिर उसको मैंने जारी रखा आगे तक। ये बहुत अच्छा, मतलब है ना, मैं अगर सारे नर्सिंग स्टूडेंट को ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन सिक्योर करना है बिना कोई कोचिंग और इन सारी चीज़ों के, तो वो फोर्थ ईयर से ही खुद को झोंक दे अपनी तैयारी में। हाँ देखो, फोर्थ ईयर सबसे बेस्ट टाइम मैं मानता हूँ। बाकी ये जो बताते हैं बाकी की थर्ड ईयर भी टाइम है, लेकिन थर्ड ईयर आई थिंक मेरे हिसाब से इतना कोई क्रूशियल टाइम नहीं है। फोर्थ ईयर अपने पास बेस्ट टाइम रहता है अपने पास तैयारी करने के लिए। तो मतलब कि ऐसा आपने किस तरह से अपने आप को है ना तैयारी के लिए प्रिपेयर किया? किस तरह से आपके स्टडी प्लान्स रहे, किस तरह से आपके स्टडी टिप्स रहे, किस तरह से आपने अपने नोट्स को सिक्योर किया, नोट्स को बनाया? क्या आपने स्ट्रेटजी प्लॉट की, प्लान की कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन क्रॉस कर लिया डियर? मैंने मेरे थर्ड ईयर तक के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लिए थे। जैसे कि मतलब मेरा ये था कि मैं फर्स्ट ईयर से इतना ही फोकस था कि बस मुझे नॉलेज गेन करना है। ऐसा इतना कोई एम नहीं था कि मुझे कोई एग्जाम वगैरह क्रैक करना है। तो जस्ट फोकस रहा था कि जस्ट नॉलेज गेन करना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी नॉलेज गेन के ऊपर ध्यान दिया, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी, और इसी बीएफ के ऊपर मैंने आगे भी जारी रखा है और आगे भी इसी तरह जारी रखूंगा मैं। ओके, तो आपने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई, आपने किस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स को उठाया, कौन सब्जेक्ट आपने पहले कवर की और आप अपने स्टडी प्लान्स में क्या-क्या टिप्स एंड स्ट्रेटजी ट्रिक्स यूज़ करते थे जिससे कि आपने 3 महीने के अंदर सिलेक्शन निकाल लिया? जैसा कि मेरा थर्ड ईयर जब चालू हुआ तो मुझे मेंटल हेल्थ नर्सिंग काफी अच्छा लगा, मुझे पढ़ने में उससे मजा आने लगा। तो मैंने मेरा साइकेट्री उसी टाइम पे क्लियर कर लिया था बिल्कुल, मतलब एक तरीके से नोट सेट लेवल तक का मैंने उसे क्लियर कर लिया था अपने भी के ऊपर। उसके बाद जैसे मेरा फोर्थ ईयर आया तो मुझे ओबीजी में इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने ओबीजी पढ़ना चालू किया। ओबीजी के साथ साथ फिर मैंने फंडा और पीडिया को भी पढ़ना चालू किया क्योंकि मेरे पास टाइम था, टाइम बच भी जाता था मेरे पास थोड़ा, तो मैंने इनको चालू करने किया। फिर मैंने जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता था तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेता था अपने हिसाब से, जैसे अपने टिप्स के ऊपर बना लिए, अपनी कोई ट्रिक्स बना ली।
तो उसी बीएफ के ऊपर मैंने मेरे नोट्स भी बनाए और फिर वही शॉर्ट नोट्स को मैंने मेरे लास्ट टाइम में रिवाइज किया। ओके। मैं बार-बार मेरे पास स्टूडेंट के ये सवाल आते हैं कि सर मैं एनक्लेक्स भी पढ़ लूँ, सर मैं मॉस भी पढ़ लूँ, सर मैं पीआर भी पढ़ लूँ, सर मैं टारगेट भी पढ़ लूँ, सर मैं लिपिन कोड भी पढ़ लूँ, तो सर मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा? सर मैं इतनी सारी किताबें पढ़ लूँगा तो, या फिर सर मैं किस तरह से कौन-सी किताबें पढ़ूँगी मेरा सर सिलेक्शन बहुत आसानी से और मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाए? आपने किस तरह से कौन-कौन सी बुक रेफर की? प्लीज़ ये सारी चीज़ें एक बार हमारे नर्सिंग स्टूडेंट को बताएँ आप। देखो, जैसे तो मेरा तो यही था कि जैसे मेरे को नॉलेज गेन करने के ऊपर प्रायोरिटी देनी थी। तो हमें जो-जो किताबें मिलती थी या फिर जो किताबें मैं लेता नहीं था कॉलेज से, वो मैं बाहर से लाता था। भले ही वो चाहे से 2000 की आ रही हो, चाहे से 2200 की आ रही हो, लेकिन वो किताब मुझे लेनी थी तो मतलब लेनी थी। तो उन्हीं किताबों को मैंने पढ़ा। और जहाँ तक बात आती है कि हमें कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैंने प्री से 10 दिन पहले मिशन परिचारिका पढ़ना चालू किया था। तो मिशन परिचारिका मैंने 10 दिन पहले पढ़ना चालू किया, तो मेरा ये एम था कि मुझे दिन के 100 पेज पढ़ने मिशन परिचारिका के। ओके। और मुझे लगा कि सॉन्डर्स पढ़ने की मुझे इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सॉन्डर्स पढ़ने लायक तब है जब मतलब अपना कोई बेसिक क्लियर नहीं हो। मुझे लगा कि जैसे ये सॉन्डर्स वगैरह जब अपन थर्ड ईयर से पढ़ना चालू करते हैं, तो मुझे लगता है कि एज ए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल। अगर आपको सॉन्डर्स पढ़नी है या टारगेट टाइप पढ़नी है या फिर पीआरए तो पढ़नी है, ये आप तभी पढ़ो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। क्योंकि ये बुक्स जो बनी है, ये सारी सारी बुक्स रिवीजन के लिए बनी है। इनमें से कोई भी बुक्स प्राइमरी सोर्स के लिए कभी नहीं बनी है कि आप किसी भी एक बुक्स को प्राइमरी सोर्स मान लो। जैसे आपने सॉन्डर्स को प्राइमरी सोर्स मान लिया और आप ब्लाइंडली आप सॉन्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये गलत है। पहले आपको अपना कंटेंट क्लियर करना चाहिए, आपको ऑल सब्जेक्ट क्लियर करना चाहिए। देन अगर आप सॉन्डर्स की तरफ जाते हो, जैसे आपका थ्योरी कंप्लीट बेस क्लियर है, तब देन आप अगर सॉन्डर्स के ऊपर जाते हो तो वो मच मोर बेटर ऑप्शन है, बजाय कि ब्लाइंडली के ओके। मतलब ब्लाइंडली पढ़ने के। ब्लाइंड नहीं पढ़ने के। मतलब आप, अगर मैं आपकी बातों को बहुत एक कंसाइज़ में मैं ब्रीफली बोलूँ, तो आप जितने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स बनाए, आप उन पे ज़्यादा विश्वास रखें बजाय आप 50 बुकों के। हाँ, ये भी है। बाकी मैंने बुक्स लास्ट लास्ट टाइम पे जैसे मैंने मिशन परिचारिका पढ़ी। ओके। इसके अलावा मैंने पीआर यादव भी मुश्किल से 15-20 दिन पहले पढ़ना चालू किया था। ऐसा इतना कोई दिमाग में नहीं था कि पीआर यादव मेरे को पढ़नी है, लेकिन बस ये था कि चलो एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस। फिर मैंने टेस्ट लगाने चालू कर दिए थे। ओके। और टेस्ट तो ये था, मैं लगातार 3 महीने से टेस्ट ही लगा रहा था। बाकी टेस्ट भी वो वाले लगा रहा था जो मतलब मेरे को मोस्ट इजीली मिल जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट के फ्री ऑफ ऊपर। कॉस्ट। तो वो एक वैरायटी भी मिल जाती थी मेरे को अलग-अलग कंटेंट जी, की, जी, जी। और अलग-अलग कंटेंट से एक्सपोज़र हो जाता था मेरा। मतलब आपने बहुत, मैं सारे नर्सिंग फ्रेटर्निटी को यही चीज़ बोलूँगा कि देखो इतनी सारी संस्थान हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं फ्री टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो फ्री टेस्ट आप मत छोड़ो यार, क्या दिक्कत है आपको फ्री टेस्ट देने में? दो आप टेस्ट, जितने एमसीक्यू, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो दो, लेकिन जो आपकी जो बेस है, जो आपका बेस जो बनता है, बेस आप जितना अच्छा मजबूत रखोगे, आप अपनी तैयारी को उतना ही अच्छे का रख सकते हो और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिक्योर हो सकते हो। एक सवाल जो मैं हर एक जो टॉपर होता है उससे पूछता हूँ कि ये नेगेटिव मार्किंग का क्या फंडा है और नेगेटिव मार्किंग पे आपने किस तरह से बेजें हासिल की डियर? नेगेटिव मार्किंग का तो यही था, जब मेरा 4th ईयर हुआ था, तो मेरे पास 3 महीने का टाइम था। तो 3 महीने में मैंने 2 महीने इसी के ऊपर टाइम दिया कि मुझे अटेम्प्टिंग करनी है। ओके। जैसे कि मुझे 90, 95 के आस-पास जाना है। मैंने पहले नेगेटिव के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि अगर ये मैं नेगेटिव के ऊपर फोकस करता तो मेरी अटेम्प्टिंग छूट जाती। बिल्कुल। मैंने ट्राई किया, अभी अपन जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना अटेम्प्ट करते हैं। अपन नेगेटिव को बाद में भी ना देख लेंगे, क्योंकि नेगेटिव जितनी होंगे मैं उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करूँगा कि ये मेरे गलत क्यों हो रहे हैं। जी, जी। तो मैंने शुरुआत के 2 महीनों में तो मैंने ऐसे लगा कि चलो ठीक है, जितना नेगेटिव हो रहा है हो लेने दो। मैं जैसे 100 अटेम्प्ट करता था तो आउट ऑफ 35, 40 मेरे आराम से नेगेटिव हो जाते थे। मुझे कोई गम नहीं होता था। फिर देन मैंने क्या काम किया, जब लास्ट का 1 महीना बचा, 1 मंथ बचा, फिर मैंने फोकस किया कि अब मेरा अटेम्प्टिंग आराम से 95 हो रहा है, 90 हो रहा है। अब मुझे फोकस करना है कि नेगेटिव कंट्रोल कैसे करना है। और इसका बेनिफिट मुझे प्री में मिला, क्योंकि अब की बार प्री का पेपर लेंथी था। जी, जी। मैंने उसमें 95 अटेम्प्ट करे हैं और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि चलो ऐसा तो नहीं है अपना सिलेक्शन हो, लेकिन मुझे ये अंदर से आवाज थी कि अपना नर्सिंग वाला अच्छा हुआ है तो शायद होना तो चाहिए था प्री। फिर मेरा प्री हो गया था क्लियर। उसके बाद फिर मैंने मेंस का तैयारी की। आपने मेंस में डियर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जब फाइनल रिजल्ट आया कितने नेगेटिव हुए, वो थोड़ा-सा आप बताइए? मैंने मेंस में 153 अटेम्प्ट करे थे। 153 में से आउट ऑफ 30 मेरे नेगेटिव थे और बाकी मेरे राइट थे, मतलब चलो बहुत 122 के अच्छा। आसपास। बिल्कुल। मैं सारे जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको देखो बार-बार आप लोगों को कहता हूँ ना, ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको चीज़ें बोलता हूँ जो इन बच्चों से मुझे मिलता है या फिर जितने टीचर से मुझे मिलता है कि आप अपना जो नेगेटिव मार्किंग है, जो प्रोसीजर है, आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। आप 10 पेपर ऐसे ले लीजिए जहाँ पर आपको है ना अटेम्प्टिंग बहुत ज़्यादा करनी है और 10 पेपर ऐसे ले लीजिए जहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर दोनों को आप कंक्लूजन निकालिए, आपका बेस्ट कहाँ निकल रहा है। जिस जगह आपका बेस्ट निकल रहा है आप उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो
हो जाइए और आपको उसका रिजल्ट बेस्ट देखने को मिल जाएगा अपने मेन एग्जाम में। बहुत अच्छा डियर, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि जब वो प्रिपरेशन फेज में होते हैं ना, तो उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अरे यार, कभी फ़ोन का ऑब्स्टेकल्स हो गया, कभी सोशल मीडिया का ऑब्स्टेकल्स हो गया, या फिर कभी रिश्तेदारों का ऑब्स्टेकल्स हो गया, या फिर है ना एक एनवायरनमेंट का ऑब्स्टेकल्स हो गया। डज़न्ट मैटर कि किस तरह के ऑब्स्टेकल्स थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स बताते हैं और उसको वो एक्सक्यूज़ बना के अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, यार इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो और क्या आप हमारे नर्सिंग स्टूडेंट को मतलब कि बताना चाहोगे? देखो, ये हर एक स्टूडेंट की फेज में होता है। जैसे कभी लाइटिंग वगैरह का इश्यू पड़ता है, कभी कोई और चीज़ का इश्यू पड़ता है, कभी फैमिली इश्यू पड़ता है। तो मैं क्या था, मैं मोस्टली घर से बाहर ही रहा था। तो जब मैं जयपुर के लिए निकला था, तो मैं 3.5 महीने के लिए मैं घर पे नहीं आया था। जब मैंने प्रिपेयरिंग फेज में था, जब मैं तैयारी नहीं कर रहा था नोट सेट एग्जाम की, मैं 4th ईयर बाद से मैं घर पे नहीं आया था। ओके। मेरा यही था कि अब की बार जब जाऊंगा तो एटलीस्ट मेरा प्री और मेंस जब क्लियर होगा उसके बाद ही घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था। क्योंकि अगर घर की भी मेरे पास बातें आती थी खूब कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज इसकी हो गई तबीयत खराब, लेकिन ये एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि देखो अपने पास यही मौका है। ये कंटिन्यूटी अगर अपने ब्रेक कर दी तो इसमें लूप होल खूब निकल जाते हैं, फिर ये दोबारा भरने में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है आपको कंटिन्यूटी अपनी ब्रेक नहीं करनी है। अगर कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाती है तो मतलब काफी मेजर डिसएडवांटेज मिलते हैं अपने को उसको देखने के, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हुई तो 4-5 दिन आराम से उसके अंदर निकल जाते हैं अपने। ओके। मेरा यही था कि कंटिन्यूटी मुझे ब्रेक नहीं करनी थी, मुझे रेगुलरिटी बनानी थी। और जैसे ऑब्स्टेकल तो सब में आते हैं, लेकिन ये अपन उसको ओवरकम कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलर हर पर्सन का अलग अलग होता है। मेरा तो यही था कि मैं मोस्टली अपने ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड ही करता था, बाकी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। सोशल मीडिया से आपने किस तरह से कट ऑफ किया डियर? ये सबसे बड़ा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत है। सोशल मीडिया पर मैं शुरुआत से कम ही एक्टिव रहा था। जैसे मैंने मेरा सेकंड ईयर थर्ड ईयर के टाइम से मैं सोशल मीडिया के ऊपर काफी कम एक्टिव था। ओके। तो मुझे उसका काफी फायदा मिला, क्योंकि फर्दर मुझे कैरी फॉरवर्ड करने में उसको काफी हेल्पफुल मिला। काफ़ी हेल्पफुल मिली, बहुत अच्छा। डियर, जब रिजल्ट आया, जब आपने अपनी रैंक देखी ऑल इंडिया रैंक 80, तो उस जॉय को आपने किस तरह सेलिब्रेट किया और फैमिली के साथ आपने उस जो उस मोमेंट को किस तरह से जिया, वो आप थोड़ा-सा हमारे नर्सिंग स्टूडेंट को बताओ? जब मेरा रैंक आया था तो उसी टाइम पे मैं घर पे ही था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे चाचा मतलब हमारे यहाँ से दिल्ली के लिए गए थे। तो वो आधे रास्ते पहुंचे थे, तो जैसे ही मतलब घर वालों ने उनको बताया तो वो आधे रास्ते से वापस आ गए। मतलब वो दिल्ली भी नहीं गए, वो आधे रास्ते, वो जैसे मनोहरपुर वाला टोल पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो वो टोल से वापस आ गए। ओके। वो आके दिल्ली गए ही नहीं। और फिर आके मतलब उस दिन काफी सब खुश थे। बाकी मैंने जब उनको बताया घर वालों को तो वो भी काफी खुश थे कि चलो ठीक है, कोई तो हुआ अपने घर में से। बाकी खुशी तो देखो होती है, वो तो सब फैमिली में तो हर एक पार्ट, खुशी का एक पार्ट है फैमिली का। अब मैं उन नर्सिंग स्टूडेंट का एक सवाल पूछ लेता हूँ जो नॉर्सेट 9 में फेल हो चुके हैं और अपनी नॉर्सेट 10 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो किस तरह से उठ खड़े हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करें? उनको मैं एक ही सजेशन करना चाहूंगा कि पहले तो देखना चाहिए कि हमारा ब्रेक कहाँ आया, हमने कहाँ पे गलती की, कंटिन्यूटी में हमने गलती की, हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, हमने टेस्ट नहीं दिए, इसके अलावा हमने पढ़ाई नहीं की, रिवीजन नहीं किया हमने प्रॉपर। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर आपको किसी भी एम तक पहुंचना है तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवीजन और एक कंटिन्यूटी। इसके बिना मतलब आप कितना ही तैयारी कर लो, वो ऑल इन वेन है, मतलब वो सब वेस्टेज है। तो आगे आने वाले अगर जो नोट सेट 10 में देने वाले हैं, उनको एक ही बात कहूंगा कि अपनी खामियां पहचानो कि हमने कहाँ पे गलतियां की हैं, और स्टार्ट करो बिल्कुल जीरो से। क्योंकि अपन अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो अपने को दोबारा एक एक लूप होल का पता पड़ता है कि हमने यहाँ गलती की थी। और जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट लगाओ, और मतलब डिस्ट्रैक्शन कम लो थोड़ा सा, क्योंकि एक यही टाइम है 4-5 महीने का जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को आगे दिखा सकते हो। तो एक जो सवाल जो और मैं लास्ट एक सवाल के साथ है ना इस पॉडकास्ट को एंड करूँगा कि एक जो सवाल जो बच्चों के मन में और रहता है कि सर हम जैसे हमारे सर जब हम घर पे पेपर लगाते हैं, हम एमसीक्यूज लगाते हैं, सर हमारे सारे सही हो जाते हैं, सर 5-7 क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, लेकिन जैसे हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, सर हम क्वेश्चंस देखते हैं और हमारा तो सर ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं, सर फेंटिंग हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सर कहाँ तो हम टॉप रैंक अचीव कर रहे थे सर टेस्ट पेपर्स में, और सर यहाँ आते हैं सर हम तो सर एवरेज स्टूडेंट हो गए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो उन सारी चीज़ों से वो कैसे बचें और किस तरह से ओवरकम करके खुद को एक टॉप रैंक तक सिक्योर करें?
देखो स्ट्रेस तो प्री और मेंस दोनों से पहले एक बार स्ट्रेस आता ही है, और वो स्ट्रेस मतलब कई बार तो क्या है, अपन सब कुछ भूल ही जाते हैं, फिर कई बार सब कुछ अपने को याद आ जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन होती है। इसमें बस यही है, अपन उस चीज को कैसे डील करते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मेरे को प्री का पेपर जब मैं देने गया था, तो मेरा फर्स्ट पेपर था वो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का मेरा पहले पेपर था। तो मुझे उस रात मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो मतलब मैंने रात के अराउंड 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक जस्ट लिटरली मैंने गाने सुने, और मतलब अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश किया कि चलो ठीक है, अब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अपनी मेहनत की है, होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो अपन भले ही 3-4 दिन थोड़ा सा ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन अपन दोबारा स्टार्ट करेंगे इस चीज को। बस यही है। हर एक पर्सन का अलग अलग व्यू होता है। जैसे मेरा वे था, मुझे म्यूजिक सुनना ज्यादा अच्छा लगता था, तो मैं म्यूजिक को करता था प्रेफर। अगर किसी का ये है कि उसे दोस्तों से ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो दोस्तों से बात करे। लेकिन ये देखो, ये तो जेन्युइन प्रोसेस है, ये नहीं होता है। स्ट्रेस का तो एक सिचुएशन यही है, मेरे साथ भी हुआ था, बाकी मुझे लगता है ये सबके साथ होता है। ओके। हाँ, बस यही एक सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर कैसे सर उसको बहुत सारी चीज़ों को इसको ओवरकम कैसे करें सर, डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करें सर, एंजाइटी को। ये आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया, आपने खुद के ऊपर लेके बताया कि यार सर, कि सर मुझे 3 से 6 बजे तक नींद नहीं आई, तो सर मैंने म्यूजिक सुन के उस डिस्ट्रेस को है ना ओवरकम किया। तो डियर, मैटर ये नहीं करता कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, मैटर ये करता है कि आप उसको ओवरकम कैसे कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ आप पढ़ते हो ना, फंडामेंटल में पढ़ते हो, डाइवर्जन थेरेपी पढ़ते हो, साइकिट्रिक में आप डाइवर्जन थेरेपी पढ़ते हो। तो डाइवर्जन थेरेपी का मतलब क्या है? यही है, किसी पैलिएटिव केयर किसी पेशेंट को आप दे रहे हो, आपको पता है कि पेन मैनेजमेंट आपने कर लिया, पेन आपने किलर दे दी, लेकिन उससे आराम नहीं मिल रहा, तो आप एट लास्ट आपके पास क्या बचेगा? डाइवर्जनल थेरेपी। डाइवर्जनल थेरेपी इज द मोस्ट सक्सेसफुल थेरेपी। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से अप्लाई करना सीख गए ना, तो आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगे। बहुत अच्छा है डियर, आपने ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया। मैं आखिरी में आपसे यही पूछूँ, आपको हमारे साथ जुड़ के, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ के, अपनी ये लाइफ जर्नी शेयर करके और नर्सिंग स्टूडेंट्स को गाइड करके कैसा फील हो रहा है डियर? सर ये मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, मुझे काफी मतलब बेटर फील हो रहा है अंदर से, कि मैं आने वाले जो नॉर्थ के फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको एक तरीके से गाइड कर पा रहा हूँ। ओके, आगे सब चलो ठीक है डियर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, अपना एक कीमती वक्त हमारे लिए दिया और इस नर्स लैडर प्रेप प्लेटफॉर्म को सराहा और खुद की एक जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू डियर।